हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के बारे में। और टीजीटी और पीजीटी मैथ्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जिसमें से आप लोग को एक दो क्लास भी प्रोवाइड करवाया गया था, जिसमें से आप लोग को बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई थी कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी कुछ कराया गया था। आज उसी को हम लोग प्रोसीड करेंगे। आज का थंबनेल में भी दिख रहा होगा आप लोग को कि कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक सैर और जब वो सैर क्या सुनिए कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। तू हौसला तो एक बार रख, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। समझ में आया? तो आज इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। और ये जो आपको शायरी दिया गया है वो आपके जीवन में इंप्लीमेंट करना है, स्टार्टअप करना है। ऐसा नहीं कि इंतजार कोई चीज का वेट कर रहे हैं तो उसी चीज को वेट करते रहे। आपको कोई ना कोई चीज को स्टार्टअप करना ही है। कहने का मतलब है अभी आप टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट जॉब ले तभी टीचर बनेगा, ऐसा तो है नहीं। टीचिंग फील्ड में जाने का मतलब क्या चाहिए? बच्चा लोग को पढ़ाना, तो कहीं भी मिलता है बच्चा स्टूडेंट लोग पढ़ाइए इसको, है ना। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। और आज के बाद आप लोग जो है बच्चा लोग को पढ़ाइएगा, नॉलेज दीजिएगा, है ना, तब नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करने से नॉलेज गेन होता है। चलिए देखिए, आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मतलब ये क्या करना चाह रहा है? तो ये कहना चाह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ले लीजिए, मान लीजिए a प्लस आई बी को कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, अब इसका रूट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये चीज आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते क्या क्या लिखा हुआ है सो, है ना। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि लेट a प्लस आई बी बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रूट अंडर a प्लस आई बी इज इक्वल टू x प्लस आई बी x प्लस आई वाई। मतलब देखो अब ये को कॉम्प्लेक्स नंबर लिए a प्लस आई बी और इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो ये जो है हम इक्वल मान लिए x प्लस आई वाई के। ये किसके इक्वल मान लिए? x प्लस आई वाई के। अब देखो अब यहाँ x प्लस आई वाई के इक्वल मान है इस, ये जो दिया हुआ है इक्वेशन, इसको तो हमको फाइंड करना है। इसको हमने मान लिया कि जो ये है ये इक्वल है x प्लस आई वाई के, जहां आपका x और y क्या है? रियल नंबर। अब बाबू देखो ये इक्वेशन ये बन गया। अब इस इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ? रूट अंडर a प्लस आई बी, ये किसके इक्वल है? x प्लस आई वाई के। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। देखिए अब हम लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं। ये आप लोग जो जितना प्रोसेस करवाया जा रहा है ना में आपको करना नहीं, आप लोगों को तो खुद पता है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये तो आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि कैसे आया वो चीज। जैसे देखिए स्क्वायर किया दोनों साइड तो क्या हुआ? a प्लस बी, ए प्लस आई बी, ये हो गया x स्क्वायर। अब इधर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस का i स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का 2i xy होगा ना। और i स्क्वायर क्या होता है? माइनस का 1 होता है, इसीलिए इस चीज को हटा के माइनस वाई स्क्वायर डाल दिया है, माइनस का वाई स्क्वायर। अब x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2i xy। अब ये ब्रैकेट में क्यों रखा है? क्योंकि हम लोग को पता है कि ये जो चीज है ये रियल नंबर है और i के साथ जो है वो आपका इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी पार्ट है, इसीलिए इसको एक साथ रख दिया, इसको एक साथ रख दिए। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? फिर हम इक्वेट किए दोनों साइड, यहाँ दोनों साइड इक्वेट किए हैं। जब इक्वेट करेंगे तो बताओ x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर एक इक्वल होगा, क्योंकि इसका रियल पार्ट a है और इसका रियल पार्ट x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर है। और इमेजिनरी पार्ट यहाँ क्या है? 2xy और यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है? b। इसका मतलब 2xy जो है b के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लें। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या किया? अब ये देखिए हम ये प्रोसेस बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे बच्चों लोग, चिंता नहीं करना है। देखिए यहां पर आपको ये फार्मूला लगाना है, सब क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होगा। क्या फार्मूला लगाना है कि x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा प्लस का 4x स्क्वायर और y स्क्वायर आएगा। सही बात है। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 और प्लस का 2x स्क्वायर y स्क्वायर मतलब प्लस का 2 आएगा। यहां माइनस होगा बाबू, तभी नहीं आप 4 करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। मतलब इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने से क्या फायदा हो गया? क्योंकि हमको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू पता है, क्या a है तो ये बन
गया ए स्क्वायर और ये क्या बन गया बी स्क्वायर, है ना। अब इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो है सो किसके इक्वल हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और इसको मान लिया इक्वेशन थर्ड। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे। अभी आप लोग को डेरिवेशन 3 बता रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है, फाइंड कैसे किया जाता है, रूट बता रहे हैं आपको। ये इक्वेशन 3 मान लिया। अब क्या करना है हमको, अब जो है इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 3 को छेड़छाड़ करना है और हमको मिला जुला के मान निकाल लेना किसका, एक्स का। अब देखो बाबू इसको छेड़छाड़ करेंगे तो नहीं निकलेगा, इस सब दोनों के जोड़ देंगे तो y वाला टर्मो कट जाएगा, बचेगा यहाँ 2x स्क्वायर और ये बच जाएगा प्लस में, है ना। अब 2x स्क्वायर बचेगा, यहां अगर हम x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1/2 और इसको एडिशन, है ना। देखिए यहां लिखा हुआ नेक्स्ट स्टेप में, देखिए क्या होगा, किधर गया, देखिए यहां देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 1/2, जैसे 2x स्क्वायर आएगा तो 2 को हटाएंगे बाबू तो यहां से डिवाइड में आ जाएगा, और दोनों देखिए ना इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड करेंगे तो y से y स्क्वायर कट जाएगा, 2x स्क्वायर आएगा और ये चीज प्लस का ये चीज आएगा। अब यहां 2 से हटाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, वहीं आ गया डिवाइड में। उसी तरह अगर घटाएंगे बाबू इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा, और ये x स्क्वायर तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 2y स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां भी y स्क्वायर क्या होगा 1/2 और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए होगा। मतलब यहां एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू निकल गया तो एक्स का भी वैल्यू निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर रूट में स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस का साइन आएगा, तो वही प्लस माइनस का साइन आ गया, रूट में लिखा गया। और वाई को यहां भी स्क्वायर को हटाएं तो ये प्लस माइनस का साइन लिखा है और ये यहां लिखा गया। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग ताम झाम किसमें करते हैं, अब देखा जाता है कि ससुरा यहां हम इक्वेशन 1, 2 और 3 बनाए तो 1 और 3 के तो यूज किया, लेकिन ये 2 कैसे रह गया, 2 का तो कुछ ना कुछ यूज होगा तभी नहीं इक्वेशन बनाया इसको। तो 2 का क्या काम है बाबू, तो 2 को ये देखता है जैसे तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं आप a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो बीच में आपका प्लस भी आता है, बीच में आपका माइनस भी आता है, ये आपका माइनस भी हो सकता है, ये आपका प्लस भी हो सकता है, ये आपका प्लस भी हो सकता है, ये आपका माइनस भी हो सकता है, ए भी तो कुछ हो सकता है। तो यही चीज में बी चेक करता है। बी क्या चेक करता है, देखिए बी कहता है चेक कि इफ बी इज पॉजिटिव, बी इज पॉजिटिव मतलब बी आपका पॉजिटिव है। अब बता बी जो है सो आपका पॉजिटिव कब हो सकता है, बता बाबू लोग, या तो दोनों के साइन में नेगेटिव हो, है ना, या दोनों के साइन आपका नेगेटिव हो, दोनों के साइन आपका नेगेटिव हो या फिर आपका पॉजिटिव हो। इसके अलावा दूसरा कोई पॉसिबिलिटी है जो ये पॉजिटिव बन जाएगा, बी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब बी आपका एक ही कंडीशन में पॉजिटिव हो सकता है कि सब एक्स और वाई का दोनों का साइन जो है सो सेम होना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ कि इफ बी इज पॉजिटिव देन बाय इक्वेशन 2 एक्स एंड वाई आर ऑफ द सेम साइन, एक्स और वाई जो है दोनों आपका सेम साइन रहेगा, तभी ये बी आपका पॉजिटिव हो सकता है। अब यहां से देखिए रूट अंडर ए प्लस आई बी निकालेंगे तो हमेशा याद रखिएगा। अब देखो बाबू हम क्या माने तो रूट ए प्लस आई बी, देखिए यहां रूट अंडर ए प्लस आई बी क्या माने थे एक्स प्लस आई वाई। अब एक्स का भी वैल्यू पता चल गया हमको, वाई का भी वैल्यू पता चल गया, तो इक्वेशन में पुट करेंगे तो नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। अब सिर्फ ये बात आपको ध्यान में रखना है, कौन बात ध्यान में रखना है कि अगर दोनों साइन सेम रहा, पॉजिटिव रहा, दोनों साइन अगर बी पॉजिटिव रहा और बी पॉजिटिव हो कर सकता है जब एक्स और वाई दोनों का साइन आपका सेम हो। तो जब बी पॉजिटिव है तो बीच में जो यहां आएगा बाबू साइन ये आपका पॉजिटिव आएगा, और जब बी नेगेटिव होगा तो यहां साइन नेगेटिव आएगा। समझ में आया, वही लिखा हुआ है, जब बी यहां पॉजिटिव है तो बीच वाला साइन पॉजिटिव रहेगा, और जब बी नेगेटिव है तो बीच वाला साइन नेगेटिव रहेगा। समझ में आया, बस इसी तरह निकल जाता है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। कुछ नहीं करना रहता है, फर्स्ट स्टेप क्या करना रहता है, स्टेप पर सिर्फ याद करना आपको कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसको किसी नंबर के इक्वल, किसी जनरल इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल मान लेते हैं। जैसे x प्लस आई वाई मान लिया, जहां x और y मेरा क्या रियल नंबर। फिर क्या करते हैं, फिर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद इक्वेट करते हैं, इक्वेट करने के बाद रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ बनाते हैं और इसको दो इक्वेशन बनाते हैं। जब दो इक्वेशन बन जाता है तो हम लोग फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, वो सब क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस का 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। यहां से मेरा इक्वेशन 3 आ जाएगा।
जब इक्वेशन 3 आ जाएगा तो फिर हम लोग एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, और जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा तो एक्स और वाई का भी वैल्यू निकल जाएगा। अब हम लोग को जांच करना रहता है कि बी का साइनमा की है, बी के जो अगर जो मेरा आंसर आएगा रूट निकालेंगे तो ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में भी आ सकता है, ए माइनस आई बी के भी फॉर्मेट में आ सकता है, ऐसी भी आ सकता है। तो अब हम लोग बी में जांच करते हैं कि साइनमा है कोची। अब साइनमा अगर बी पॉजिटिव, अगर बी का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो पक्का है कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या रहेगा, सेम साइन रहेगा, एक्स और वाई जो है सो सेम साइन करेगा। और जब भी पॉजिटिव होगा तो याद रखिएगा जो रूट अंडर ए प्लस आई बी निकालते हैं वो बीच में आपका प्लस वाला साइन वाला लगा रहेगा, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एडिशन के फॉर्मेट में रहेगा, एडिशन के तौर पे जुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन अगर बी नेगेटिव रहा तो आपका साइनमा जो है सो डिफरेंट रहेगा, और साइनमा डिफरेंट रहेगा, बी नेगेटिव रहेगा तो बीच में ये माइनस वाला से जुटल रहेगा, मतलब इसका रियल पार्ट बा और इमेजिनरी पार्ट किससे जुड़ा रहेगा, माइनस से। समझ में आया? अब देखिए आप लोग तो ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी यहां जो आप हमको स्क्वायर रूट बताए हैं, ये बताया है कि ए प्लस आई बी का स्क्वायर रूट कैसे निकालता है, कुछ जरूरी है? अगर a माइनस का आई बी रह गया तब क्या करेंगे? तब कुछ नहीं करना बाबू, ये जो डेरिवेशन लिखे है ना वो डेरिवेशन में i को रिप्लेस कर देना, किससे, माइनस i से। देखिए यहां लिखा हुआ नोट में कि टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस का b रिप्लेस i बाय माइनस i इन अबव रिजल्ट। जो इतना रिजल्ट लिखे हम लोग उसमें से कुछ चेंज नहीं करना, जहां i लिखा है वहां माइनस का i कर देना है। अब ससुरा ये समझ में तो आया गुरुजी, लेकिन कुछ बाकी सब ऊपर से पहुंच गया। तो ये समझ में और बढ़िया से कब आएगा, जब क्वेश्चनमा पर इंप्लीमेंट करेंगे तब। अब आता है हम लोग क्वेश्चनमा करते हैं। पहले देखिए जैसे क्वेश्चनमा की कहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस का 24i। इसका मतलब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं बच्चा लोग, तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं इसको लेट करते हैं, इसका रूट निकालना बाबू। इसका मतलब रूट अंडर 7 माइनस का 24i ये किसके इक्वल होगा, x प्लस आई वाई के, x प्लस आई वाई के, है ना। जहां आपका वेयर x एंड y ये बिलोंग्स करेगा किससे, रियल नंबर से, है ना। ये सब स्टेप में मानते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड आपका स्क्वायर करते हैं। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 7 माइनस का 24i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2ixy, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद इक्वेट करते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इक्वेट करते हैं, दोनों साइड इक्वेट करते हैं। जब दोनों साइड इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 7, और आपका 2xy का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 24। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। मानते हैं कि नहीं, एकदम जैसे जैसे प्रोसेस बताया बाबू वैसे ही किए, स्क्वायर किए, फिर इक्वेट किए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। फिर हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें भी ऐसा ही करना है। हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या चीज लिखेंगे, वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर के, होगा कि नहीं। अब देखिए यहां जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू तो निकाले 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 49, और प्लस का यहाँ 4x स्क्वायर, मतलब ये दोनों साइड स्क्वायर किया तबे ना आएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायर किया, 24 का माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 576 प्लस में, मतलब से दोनों के जोड़ेंगे तो क्या होगा, 625 होगा ना। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि आपका जो आया है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ये किसके इक्वल है, यहां क्या है बाबू, 625। ये इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, 25, और इसको इक्वेशन क्या मान लेता है, थर्ड,
मान लेते हैं। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 में तामझाम करेंगे और x और y का वैल्यू निकालना है। जब देखो बाबू दोनों इक्वेशन के हम ऐड करेंगे तो यहां से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा x स्क्वायर और यहां भी क्या बचेगा x स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 7 कितना होता है 32, और यहां से 2 से कट जाएगा 16 बार में, तो यहां से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा प्लस माइनस का 4, है ना, ये x का वैल्यू निकला। अब y का वैल्यू कैसे निकलेगा, ऐसा यहां लिख दीजिएगा 1 और प्लस का 3, है ना। अब y का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां करेंगे दूसरका में घटा देंगे, दूसरका को पहलका को घटा देंगे, किसमें दूसरका में से। जब इसको घटाएंगे तीसरका में से, है ना बाबू, यहाँ तीसरका में से, तो तीसरका में इक्वेशन ये लिखा है। अब इसको जो पहलका इक्वेशन को घटाना है किससे, तीसरका इक्वेशन से। जब घटाएंगे बाबू लोग तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ माइनस का वाई स्क्वायर है, मतलब ये प्लस का वाई स्क्वायर बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 18। यहां से हम अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा प्लस माइनस का 3, ये x और y का वैल्यू निकल गया। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं चेक बाबू लोग, हम लोग चेक करते हैं साइनवा, किसका b का, b यहां ये है माइनस का 24, इसी का ना साइनवा चेक करते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से जो2xy है बाबू, 2xy इज नेगेटिव। अब 2xy नेगेटिव है, इसका मतलब क्या समझे आप, तो इसका मतलब ये समझे हम इसका मतलब ये समझे सो x एंड y आर ऑफ डिफरेंट साइन, आर ऑफ डिफरेंट साइन। क्या हम इसका मतलब ये समझे कि x और y का साइनमा जो है सो पक्का डिफरेंट रहा होगा तबे नेगेटिव आएगा, दूसरा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसका मतलब जब x का वैल्यू आप 4 रखिएगा तो y रेडियल है, ससुरा आएगा ये माइनस का 3, ये नहीं आएगा प्लस का 3। लेकिन वहीं अगर आप x का वैल्यू माइनस का 4 रखिएगा तो y का वैल्यू आएगा माइनस प्लस का 3, है ना। मतलब आप एक x प्लस में लीजिएगा तो ये माइनस में आएगा, तभी तो माइनस में होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और जब x को माइनस में लीजिएगा तो y आपका पॉजिटिव आएगा। आप बताओ बाबू, हम लोग को तो रूट निकालना था किसका 7 माइनस का 24i। अब इसको कैसे लिखते हैं, तो अब हम लोग लिखते हैं, देखते हैं x प्लस का y है, ये नहीं लिखा था प्लस माइनस तो लिखा था, तो प्लस माइनस लिख देते हैं। उसके बाद x प्लस का आई वाई लिखते हैं। अब देखो क्या देखना कि आप लोगों को क्या बोलते हैं, बीच में साइनमा आता किसका है, ये बीच में साइनमा किसका आता बाबू, जब ये b पॉजिटिव रहता है तो बीच में प्लस का साइन आता है, जब b नेगेटिव रहता है तो बीच में माइनस का साइन आता है। अब बता बाबू, यहां b मेरा है कोची, b मेरा क्या है नेगेटिव, है ना नेगेटिव, ये देखिए b मेरा नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो बीच में साइनमा आएगा वो किसका साइन आएगा नेगेटिव का, और ये क्या लिखेगा 4 और माइनस का क्या हो जाएगा 3i। समझ में आया, कितना आसान था। सो देखिए बस आपको वो डेरिवेशन सिर्फ आप लोग को इसलिए बताया गया है ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट पता चल सके कि वो कैसे कैसे हो रहा है, मतलब आपका सीक्वेंस जिसको बोलते हैं ना वो पता चल सके। उसके बाद तो क्वेश्चन आपको अब इतना लंबा करके देखना है एग्जाम में तुरंत अप्रोच करने का अलग तरीका बताएंगे बाबू, इतना लंबा थोड़ा नहीं, ये तो फिर 12वां का लगा क्लास हो जाएगा। समझ में आया, ये आप लोग को समझने के लिए बताएं। आपको देखिए किसी चीज के बारे में अगर इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगा ना तो आप उसको काट के बहुत इजीली बना सकते हैं, तुरंत कंसेप्ट आपको पता रहा तो शॉर्टकट ट्रिक पूरा अच्छा तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक अगर मान लीजिए आपको 10 को शॉर्टकट ट्रिक बता दे तो ऐसा तो होता नहीं कि 10 याद रहे कंसेप्ट, लेकिन आपको पता रहे तो आप शॉर्टकट ट्रिक खुद बना सकते हैं। अब यहाँ हम लोग लिखे इतना, तो इतना लिखने के क्या तामझाम है, ऐसा थोड़ी ना कि हम पेज में भरेंगे तो हमको नंबर 5 की जगह पर 10 दे देगा, ऐसा तो है नहीं। समझ में आया, तो ये निकल गया मेरा आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं एक और क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद प्रोसीड करेंगे कंसेप्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर z इसके इक्वल है, ओमेगा इसके इक्वल है, तो हमसे दिया हुआ है कि मॉड ऑफ ओमेगा जो 1 के इक्वल होगा, तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि z आपका प्योरली क्या है रियल नंबर।
देखो यहां ओमेगा है किसके इक्वल बाबू, तो ओमेगा इक्वल है 1 के इक्वल। ओमेगा का वैल्यू यहां क्या दिया हुआ है, तो ओमेगा का वैल्यू दिया है 1 माइनस का आई जेड, है ना, डिवाइड बाय जेड माइनस का आई इज इक्वल टू 1 के इक्वल। अच्छा बाबू आप लोग को मॉडुलस का कंसेप्ट बताएं कि डिवाइड में ऐसा रहा है तो बड़ी सीधा साधा है मॉडुलस, ये उसको भी दे देगा ऊपर वाला के नीचे वाला को भी दे देगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस का आई जेड का मॉडुलस, है ना, डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ जेड माइनस का आई, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन गया 1 माइनस का, अब देखो बाबू आई जेड को क्या होता है, जेड तो जेड होता है एक्स प्लस का आई वाई, है ना, जेड प्लस का एक्स वाई एक्स प्लस का आई वाई, यहां मान भी लीजिए, यहां दिया भी, मानने का क्या बात है, यहां तो दिया हुआ है जेड का वैल्यू क्या दिया एक्स प्लस का आई वाई, ये हो गया इज इक्वल टू, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो यही रहेगा बाबू, और जेड का वैल्यू क्या होता है एक्स प्लस का आई वाई और फिर क्या माइनस का आई। यहां तक को दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, उसके आगे करना है कि आप देखिए यहां आपका मॉडुलस निकालना है तो पे इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर वाला, कि ये हो गया 1 माइनस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का आई एक्स, और ये क्या हो जाएगा आई इंटू आई स्क्वायर, और माइनस पहले से बाबू तो प्लस का वाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको करेंगे तो आई स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर वाई हो जाएगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता क्या -1, तो ये हो गया प्लस वाई। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए इसको भी कर दीजिए, ये एक्स और प्लस का आई कॉमन कर लीजिए बाबू, रियल पार्ट को एक साथ कर दे रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर दे रहे हैं। जब आई को कॉमन लेंगे तो क्या होगा y माइनस का 1, है ना, यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। उसके बाद मॉडुलस बाबू तो निकाल दीजिए, मॉडुलस कैसे निकलता है, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का है कितना यहाँ, तो रियल पार्ट है 1 प्लस का आई, तो 1 प्लस आई का स्क्वायर, 1 प्लस वाई का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट कितना माइनस का एक्स, तो यहां हो जाएगा प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना, ये इक्वल है किसके इक्वल है, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट यहां कितना x, तो ये हो गया x का स्क्वायर, और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब y माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना बच्चा लोग, एकदम है। अब क्या करना, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये से ये कैंसिल आउट हो गया बाबू लोग, इसको तोड़िए, बन गया 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2y, वाई स्क्वायर प्लस 1 से वाई स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन गया 4y इज इक्वल टू 0 और y बराबर है 0, और जब y बराबर 0 है इसका मतलब इमेजिनरी पटवा 0 हो गया, तो ये बन कुछ गया रियल, तो z इज प्योरली रियल, तो z जो है सो मेरा प्योरली क्या बन गया रियल। कैसे बना समझ में आया बाबू, क्योंकि y 0 आ गया और y है किसका कोएफिशिएंट, इमेजिनरी पार्ट का, जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो खाली रियल पार्ट ना बचा। हमसे पूछबो किया क्वेश्चन में वह बोला है कि अगर मॉडुलस ऑफ ओमेगा अगर 1 के इक्वल है तो z आप प्योरली रियल प्रूफ करके दिखाइए, आ गया एकदम। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं हो चाहिए, कोई सी दिक्कत हो जाएगा नहीं दिक्कत होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब देखिए अब पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। तो तरीका तो बहुत है, 2-3 पढ़ना है हम लोग को, जानना कैसे कैसे करते हैं, उसका बेसिकली क्वेश्चन आता है ना, ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं आता कि किस किस तरीके से आप लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन आता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी जो हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका वो बेसिकली 3 जानेंगे बाबू। कौन कौन, पहला ज्योमेट्रिकल फॉर्म जानेंगे, दूसरा का आपका पोलर फॉर्म जिसको आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म भी बोल सकते हैं, और तीसरा का जो है इक्विलिब्रियम फॉर्म जानेंगे। ये तीनों फॉर्म जानेंगे अभी कि कैसे इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। आते हैं पहल का फॉर्म में। पहल का फॉर्म की बोल रहा है ज्योमेट्रिकल फॉर्म। अब ज्योमेट्रिकल फॉर्म मतलब क्या चाहिए, फिगर वगैरह दिया हुआ रहेगा उससे रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए बाबू ये x प्लस का आई वाई लिए हैं, तो x जो यहाँ क्या रहता है आपका, तो x रहता है आपका रियल एक्सिस, है ना, ये आपका रियल एक्सिस रहता है ना x, और ये जो y है वो y क्या रहता है, तो ये y रहता है आपका इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस रहता है और ये आपका रियल एक्सिस रहता है ना।
फिर क्या लिखा हुआ देखिए यहां, पहले सबसे पहले फिगर बनाया, एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, और यहां एक एंगल लिए थीटा, और ये बनाया किसी पॉइंट ले लिए पी एक्स वाई, यहां एक एक्स बनेगा और ये आपका क्या बनेगा, वाई बनेगा, है ना, ये आपका वाई बनेगा, एक पॉइंट ले लिए हम। उसके बाद देखिए फिर लिखा हुआ कि पी एक्स वाई रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस का आई वाई, द लेंथ ऑफ ओपी इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ जेड। मतलब जो ओपी है बाबू वो रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो जेड लिखे ना तो यूओपी जो है सो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मॉडुलस ऑफ जेड को, है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आप देखो बाबू ये ट्रायंगलों में देखो ओपीएम में, ओपीएम में आप लोगों को क्या दिख रहा है कि जो ओपी का स्क्वायर है बच्चा लोग, ये किसके इक्वल है, ओएम का स्क्वायर और प्लस के एमपी का स्क्वायर। ये कैसे हो गया, अरे बाबू ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। जब 90 डिग्री बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप लोग नहीं पढ़े कि हाइपोटेनस का स्क्वायर ये इक्वल होता है बेस के स्क्वायर और प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वही फार्मूला यूज किए हैं, अब फार्मूला वही यूज किए बाबू। तो बताओ यहां से ओएम कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और प्लस का एमपी कितना, वाई स्क्वायर, और यहां से ये ओपी स्क्वायर है बाबू। जब ओपी निकालेंगे तो नहीं निकालेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, वही निकाले हैं ओपी, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखो बाबू यहां जो ओपी निकाले हैं, अभी हम लोग क्या बोले, हम लोग को तो पता पहले पढ़ लिए हैं कि मॉड ऑफ जेड जो है सो रूट अंडर होता है रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। लेकिन यहां भी देखिए वही आ रहा है, ये मेरा ओपी क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब बताओ बाबू एक्स है क्या क्रम है, तो एक्स मेरा क्या है, तो एक्स है मेरा रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर किया हुआ है ना, और प्लस फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर किया हुआ है कि नहीं, वही लिखा हुआ है। तो वही लिखा हुआ है कि ओपी का वैल्यू मेरा मिला जुला के यहां क्या गया, तो ओपी का वैल्यू आ गया रूट अंडर रियल पार्ट जेड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये निकल गया मेरा, आ गया ओपी, ओपी मेरा क्या, मॉडुलस ऑफ जेड। अब ये तो बोलिएगा तो पहले बताया, लेकिन अगर हम बताओ सब फायदा कुछ ही है, तो अगर हमें मिला जुला के हमको बताना क्या था बाबू, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म बताने का सिर्फ एक मात्र रीजन है। वो क्या रीजन है कि इसमें जो आप लोग को पता चल जाएगा कि आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड किसको बोलते हैं, या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। आप देखो बाबू यहां की लिखल का डेफिनेशन पढ़ लो कि द एंगल थीटा which OP make with the positive direction of x axis in anti-clockwise is called argument और amplitude of z। इसका मतलब ये जो एंगल थीटा मिला बाबू ये कुछ और नहीं, ये एम्पलीट्यूड चचा है। ये जो थीटा मिला ये क्या है, ये आपका एम्पलीट्यूड चचा है। ये जो थीटा मिला ना बाबू ये आपका एम्पलीट्यूड बोलिए या आर्ग्यूमेंट बोलिए, या आर्ग्यूमेंट बोलिए, वह चचा है। ये जो है सो वही चचा है, समझ में आया। चलो तो ये एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट पता चल गया। ये एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट कैसे बना, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है और एंटी क्लॉकवाइज में गया बाबू एंगलवा। मतलब ये जो है सो ऐसे गया एंगल, ऐसे है ना, इस तरह ये ऐसे गया। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगलवा बना थीटा वो कुछ और नहीं, वो कुछ होता है ये एम्पलीट्यूड चाचा या आर्गुमेंट चाचा बोलिए, समझ में आया। अब देखिए इट इज डिनोटेड बाय आर्गुमेंट ऑफ जेड। इसको डिनोट करने का तरीका बता दिया कि आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखता है या तो फिर एएमपी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड लिखते हैं। अब देखो बाबू यहां से देखिए tan थीटा जो है सो किसके इक्वल आ रहा है, अगर tan थीटा करेंगे तो क्या होता है, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब y बाय x। तो यहां देखिए y बाय x आया, y बाय x। आप बताओ बाबू किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या माने, x प्लस का y, मतलब ये जो y है इसको लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और x को क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। इसका मतलब यहां से है थीटा का वैल्यू निकल गया क्या, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z। समझ में आया। तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल फॉर्म बताने का एकमात्र रीजन था कि आपको बताना था हमको आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो आप लोग को पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो एंगलवा बनता बाबू पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यह एंगलवा को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलिए या आर्गुमेंट बोलिए। बस इतना अभी आप लोग को ध्यान में रखना है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग क्या आते हैं कि आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड को अब हम लोग एक्सप्लेन से पढ़ते हैं। हम लोग डेफिनेशन में तो पता चल गया।
अब देखिए यहां जो हम लोग बताए हैं, यहां जो बना है, तो आप तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि गुरुजी खाली यही बनेगा, एंगल तो अनहो बन सकता है, अनहोना बन सकता है, यूं बन सकता है, ये से पॉजिटिव डायरेक्शन यहां से यहां तक, ये यहां एंगल नहीं होगा, यहां से यहां तक, ऐसे भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है। तो अलग अलग केस में भी देखेंगे, मतलब ये चारों क्वाड्रेंट में बन सकता है। तो चारों क्वाड्रेंट में देखते हैं कि क्या क्या केस रहता है और उस केस में क्या निकलता है आर्गुमेंट, है ना। और देखिए याद रखिएगा बाबू, क्या याद रखना आपको कि आर्गुमेंट का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है ना, ये माइनस पाई से लेस देन इक्वल टू थीटा से लेस देन इक्वल टू क्या होता है, पाई। मतलब ये मिनिमम माइनस पाई जा सकता है और मैक्सिमम पाई जा सकता है। ये क्या मेरा आर्गुमेंट ऑफ जेड, याद रखिएगा प्रिंसिपल वैल्यू होता है ना। चलिए अब चारों कैसे डिस्कस करते हैं कि ये चारों क्वाड्रेंट में जाता है तो क्या क्या एम्पलीट्यूड देता है। आते हैं हम लोग पहल का इक्वेशन में, पहल का जब x और y दोनों बड़ा रहा, या पहल का क्वाड्रेंट में आते हैं। अब देखो बाबू यहां क्या लिखा हुआ है, तो आर्गुमेंट ऑफ z x प्लस आई वाई व्हेन x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। मतलब इस केस में क्या है कि x भी बड़ा है 0 से और y भी बड़ा है 0 से, एकदम बड़ा है कि नहीं। अब बड़ा है भी है, और दूसरा बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो इस केस में यहां मेरा क्या आर्गुमेंट आएगा या एम्पलीट्यूड क्या आएगा वो जानते हैं। तो अभी मैं आप लोग को तुरंत की बताया बाबू एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन में, तो एम्पलीट्यूड का डायरेक्शन में डेफिनेशन में यही ना बताया कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में एंगलवा जो बनाएगा उसी को ससुरा बोलते हैं एम्पलीट्यूड चाचा। अब देखो बाबू ये जो एंगलवा बनल है ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो अल्फा है बाबू, ये अल्फा, ये है अल्फा के बोलेंगे एम्पलीट्यूड चाचा। यहां इसका मतलब याद देखिए लिखा भी है कि थीटा जो आर्गुमेंट ऑफ जेड एंड अल्फा विद एक्यूट एंगल, और यहां लिखा हुआ देन आर्गुमेंट ऑफ जेड, देखिए लिखा हुआ आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज अल्फा, लिखा है बाबू अल्फा। तो ये अल्फा निकल गया मेरा। अब इतना ताम झाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग को इसमें बेसिकली क्या याद रखना है, तो आप लोग को याद रखना है कि अगर एक्स बड़ा रहे 0 से, वाई भी बड़ा रहे 0 से, मिला जुला के अगर एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा तो आपका एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट क्या आएगा, वो एंगल आएगा अल्फा, है ना। ये याद रखिएगा। आते हैं दूसरा का केसों में बचवा लोग, तो दूसरा का केसों में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बने, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बने। अब बता बाबू सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा तो एक्स तो जो 0 से छोटा रहेगा क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन वाई ससुरा 0 से बड़ा रहेगा। तो इस केस में एंगल क्या आर्गुमेंट क्या निकलेगा। अब देखो बाबू इस केस में आर्गुमेंट क्या निकलेगा। अब ये एंगल हम बनाया अल्फा, ये बनाया अल्फा, ये यहां से यहां करते बाबू तो होता है 180 डिग्री। अगर मैं से अल्फा घटा देंगे तो एंगल नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। इसका मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में कहिए यहां आपका एक्स जब 0 से छोटा हो और y 0 से बड़ा हो, उस केस में अगर आर्गुमेंट निकालना हो तो वो क्या निकलता है, पाई माइनस का अल्फा। समझ में आया। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग मूव करते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है तो उस समय आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या आते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब क्या चीज में x भी 0 से छोटा रहेगा और y भी आपका 0 से छोटा रहेगा, दोनों रहेगा 0 से छोटा। तो इस केस में एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या आता है। अब देखो, अब आप लोग तो तिस्मा खां है कि यहां से यहां कहने के लिए बोल रहा है सर, तो आप ऐसा कीजिए ना, क्योंकि तेज तो आप लोग कम नहीं है कि नहीं। आप ऐसा कीजिए गुरुजी कि आप जो है सो यहां से यहां एंगल ले लीजिए, यहां से यहां एंगल बा। अब यहां से यहां एंगल तो हमको पता है गुरुजी पाई होता है, और पाई में प्लस अल्फा ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। और ए बाबू लोग अभी तुरंत नहीं बताइए ये बाबू की बताएं, तो आप लोग अभी तुरंत नहीं बताएं कि अल्फा जो आपका आर्गुमेंट है उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आता है, माइनस का पाई से पाई। मतलब वो मिनिमम जा सकता है पाई और मैक्सिमम जा सकता है माइनस का, मिनिमम जा सकता है माइनस का पाई और मैक्सिमम जा सकता है पाई। अब यहां से पाई प्लस का अल्फा करेंगे तो अल्फा से बड़ा नहीं हो जाएगा, तो दिक्कत है, प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आएगा फिर ये। तो इसीलिए इसका एंगलवा जो है बाबू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना लेके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। अब देखो बाबू यहां से अगर हम थीटा लेंगे बाबू तो जनरली अब हम यहां एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को गोली मारिए। अगर यहां से हम थीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो यहां से हम लोग को पता क्या होता है, पाई होता है। यहां से माइनस करना पड़ेगा, अल्फा को करना पड़ेगा। लेकिन ये कब होता है बाबू, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तब। लेकिन ये ससुरा ले रहे हैं क्लॉकवाइज
डायरेक्शन में, इसीलिए साइन में माइनस का डाल दिया जाता है बच्चों लोग। समझ में आया? जब माइनस का साइन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का पाई और प्लस के अल्फा। तो क्या याद रखना आपको, तो याद ये रखना है कि जब भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बने, जब एक्स भी आपका 0 से छोट रहा है और वाई भी आपका 0 से छोट रहा है, तो उस केस में आपका आर्गुमेंट जो निकलता है वो किसके इक्वल रहता है, तो माइनस का पाई और प्लस का अल्फा के इक्वल होता है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। ये आपका कब रहे, जब आपका x 0 से छोटा हो और y भी आपका 0 से छोटा हो, तब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हम लोग लास्ट केस में कि जब फोर्थ क्वाड्रेंट में ला करे, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बने, तो उस केस में ससुरा क्या होगा, आर्गुमेंट। तो उस केस में जो एंगल निकलता है ना बाबू, बस इसका माइनस अल्फा कर दीजिए, वही आपका एंगल निकल जाएगा, वही आपका क्या रहेगा, आर्गुमेंट। यहाँ एंगल मेरा क्या माना है, थीटा। ये थीटा मेरा क्या दिखा रहा है, तो थीटा दिखा रहा है आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड को। तो ये जो अल्फा लिखे हैं बाबू, इसमें माइनस का साइन डाल दीजिए, तो यही निकल जाता है मेरा क्या चीज। अब माइनस का साइन कल डालेंगे, सब पता है ना, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो एम्पलीट्यूड निकलता है ना, वो रहता है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन रहना भी चाहिए, और दूसरा कंडीशन रहना चाहिए कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहना चाहिए। लेकिन सोच ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है, तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है तो इसीलिए इसका साइन माइनस में डाल दिया गया। तो इसका जो लास्ट क्वाड्रेंट में बनता, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता, जब आपका एक्स जो है सो 0 से बड़ा है लेकिन वाई है 0 से छोट रहेगा, तो उसके इसमें हमेशा याद रखिएगा जो आपका आर्गुमेंट निकलता है वो माइनस ऑफ जो एंगल निकाले वही निकलता है, मतलब माइनस ऑफ अल्फा लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब ये देखिए, अब रिप्रेजेंटेशन आप लोग को उतना लोड लेना नहीं है, वो हम रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट में क्या बताएं, तो फर्स्ट में बताया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल फॉर्म। तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म सिर्फ बताने के मात्र रीजन था क्या चीज, कि आप लोग को बता देना कि आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। वो आप लोग को पता चल गया कि पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल वो बनता है उसी को बोलते हैं आर्गुमेंट। उतना ही बात याद रखना। उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं कि ससुरा ऐसा तो जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा एंगल बने, सेकंडों में बन सकता, थर्डों में बन सकता, फोर्थों में बन सकता है। तो अब ऐसा करके डिस्कस किए कि जब फर्स्ट में बनेगा तो उसका एंगल क्या होगा, तो फर्स्ट में बनता तो एंगल क्या होता, अल्फा जो बनता नॉर्मली एक्यूट एंगल। जब सेकंड क्वाड्रेंट में बनता तो उस समय क्या होता आर्गुमेंट, तो पाई माइनस का अल्फा। जब थर्ड क्वाड्रेंट में बनता उसका आर्गुमेंट क्या होता, तो माइनस का पाई प्लस का अल्फा। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है तो उसमें आर्गुमेंट क्या होता है, तो उसका आर्गुमेंट होता है माइनस का अल्फा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब कोई दिक्कत नहीं है तो मूव करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जानते हैं हम लोग पोलर फॉर्म। हम लोग पहल का जान गए ज्योमेट्रिकल फॉर्म, दूसर को जान गए। दूसर का क्या चीज था, तो दूसर का था मेरा आर्गुमेंट के बारे में, है ना। अब तीसरा दूसर का मतलब आर्गुमेंट टॉपिक के बारे में पढ़े। अब हम लोग दूसर का फॉर्म जानते हैं कि जो पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोलर फॉर्म में भी कुछ नहीं है, यहां देखिए क्या बना दिए फिगर, यहां ले लिए हैं OMP PXY को पॉइंट ले लिए। अब थीटा मेरा आर्गुमेंट है, P इज इक्वल टू, ये तो निकालें अभी तुरंत इसके पहले कि POP जो है मेरा मॉड ऑफ Z के इक्वल, और कौन POX जो है, POX जो है आपका x के इक्वल है, थीटा के इक्वल है। POX ये आपका x एक्सिस ही रहेगा, यहाँ पे x एक्सिस ही रहेगा, है ना। ये x रहेगा, ये आपका x डैश रहेगा, ये आपका y डैश रहेगा, और ये आपका y रहेगा। तो जो POX है वो थीटा के इक्वल है, या थीटा के इक्वल लिख दिए। ये इसी को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z। अब देखिए अगर ट्रायंगल POM में लेते हैं, POM में, तो हम लोग के पास अगर cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं ना बच्चा लोग, तो cos थीटा का वैल्यू क्या निकलता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या मेरा OM और हाइपोटेनस क्या है OP। OM का वैल्यू पता है, अगर ये पॉइंट वाली है PXY, तो ये मेरा बन गया x और ये मेरा क्या बन गया y। तो AM का वैल्यू पता है x है और OP का वैल्यू पता है मॉड ऑफ Z है। इसका मतलब यहां से हम x का वैल्यू निकाल लिया मॉड ऑफ Z cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह sin थीटा लेते हैं। जब sin थीटा लेंगे बाबू तो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या y और हाइपोटेनस का मॉड ऑफ Z, तो y बाय मॉड ऑफ Z हो गया। और यहां से अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ Z इनटू में sin थीटा। मतलब हमको x और y का वैल्यू पता चल गया। और ये बाबू लोग अभी तुरंत ना हम लोग माने हैं कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके फॉर्मेट में, x प्लस आई वाई के, है ना। अब ये पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप लोग को इसको बताएं दूसरा नाम क्या चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म भी बोलते हैं। इसका मतलब ये x के और y के वैल्यू को हटा के हमको sin थीटा cos थीटा में करना होगा। मतलब ये ट्रिगोनोमेट्रिकल को cos वैल्यू में करना होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो यहां देखो बाबू, जब हमको x का वैल्यू भी निकाल लिया, y का वैल्यू भी निकाल लिया, तो पुट कर दिया बाबू। अब पुट करने के बाद क्या गया, r cos थीटा प्लस का i sin थीटा। जहां आपका r है बाबू वो मॉड ऑफ Z के इक्वल हो गया, और जो थीटा है आर्गुमेंट ऑफ Z के इक्वल हो गया।
आर जो निकला ये मॉड ऑफ जेड है ना रहता है, तो ये आर जो है मॉड ऑफ जेड के इक्वल हो गया और थीटा जो है सो आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड के इक्वल हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं हो। आप जनरल फॉर्म लिख दिया है नीचे, समझ में आया? तो ये आप लोग का पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म का ये वो सिंपल सा याद रखिएगा क्या होता है, तो आर cos थीटा प्लस का आई sin थीटा, जहां आर जो है मॉड ऑफ जेड रहता है और जो थीटा रहता है वो आर्गुमेंट ऑफ जेड रहता है। समझ में आया? चलिए जब ये समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग एक आध क्वेश्चन करने से पहले कुछ पहले देखिए। अब यहाँ भी जो है सो यहाँ 3 केस 4 केस बन सकता है इसमें भी, क्योंकि इसमें भी ऐसा नहीं हो सकता कि एंगल आपका यहीं बना थीटा, ये भी 4 क्वाड्रेंट पे कहीं भी बन सकता है। वही लिखा हुआ 4 केस डिस्कस करते हैं। क्या है, पहले मान लिया कि जो लेट मॉड ऑफ जेड है वो आर के इक्वल है, अल्फा जो आपका एक्यूट एंगल है, तो tan इनवर्स y बाय x लेट थीटा विद आर्गुमेंट ऑफ z। अच्छा जी, ये लिखा अंदर फंदर कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ क्या केस 1 में, तो केस 1 में जब x 0 से बढ़ है और y से 0 से बढ़ रहेगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा। अब जब बाबू थीटा का वैल्यू अल्फा आ गया, r का वैल्यू तो हमको पता है r होगा, तो बता हमको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते, क्यों होता r cos थीटा, तो r cos थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू अल्फा है, तो r cos अल्फा प्लस का i sin अल्फा हो जाएगा, बस वही लिख दिए। अच्छा दूसरा का केसों में आप लोग देखिए पोलर फॉर्म जाने मतलब पोलर फॉर्म में लिखने से पहले आप लोग को अगर आर्गुमेंट निकालना आ जाए बाबू तो तुरंत निकल जाएगा। देखिए हाँ आर्गुमेंट में क्या खला आर तो आ रहे हैं, थीटे ने चेंज हो रहा है, खाली आर्गुमेंट में चेंज हो रहा है। तो जब थीटा, जब आपको पता है कि जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला करेगा जो थीटा आर्गुमेंट ऑफ जेड है वो अल्फा के इक्वल होता है, जब अल्फा के इक्वल ये आ गया थीटा बाबू तो ये क्या होता है आर cos थीटा, थीटा के जगह पर अल्फा पुट कर देना। उसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोग क्या पढ़े, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ा जो आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालता है वो किसके इक्वल होता है, तो पाई माइनस का अल्फा के इक्वल रहता है ना, पाई माइनस का अल्फा के इक्वल। तो कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में जो लिखे हैं आर cos थीटा प्लस का आई sin थीटा में, तो उसमें थीटा के जगह पर पाई माइनस का अल्फा यूज कर देना। जब पाई माइनस का अल्फा यूज करेंगे बाबू तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा दिखाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या था नेगेटिव, तो माइनस का cos अल्फा, और ये आपका क्या था फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया प्लस का आई sin अल्फा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है इसलिए हो गया प्लस का आई sin अल्फा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। आपको बताएं तो अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड आ गया निकालने के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, तो पोलर फॉर्म इजीली निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में थर्ड नंबर कंडीशन क्या कह रहा है कि जब आपका 0 से छोटा रहेगा और x और y भी 0 से छोटा रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ z क्या निकलता है, तो निकलता है माइनस का पाई और प्लस का अल्फा। यहाँ कुछ नहीं करना बाबू, थीटा के जगह पर क्या पुट कर देना, माइनस का पाई और प्लस का अल्फा। जब यहाँ पुट करेंगे तो देखिए ये पाई माइनस का अल्फा हो गया, ये कैसे हुआ, ये क्या किया माइनस का कॉमन कर लिया, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई माइनस का अल्फा। अब आपको पता होगा कि cos जो है ना सर बहुत बदमाशी, ये एंडाकोंडा है, ये माइनस के साइन में निकल जाता है, मतलब ये बन जाएगा cos पाई माइनस का अल्फा, है ना, पाई माइनस का अल्फा बन जाएगा। अब cos पाई माइनस का अल्फा है तुरंत पड़े माइनस का cos अल्फा, और ये हो गया आपका cos पाई माइनस का अल्फा, तो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब ये बन जाएगा माइनस का आई sin अल्फा। तो ये मेरा क्या बन गया, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का खाली नाम है बाबू, होता क्या चाहिए फॉर्मेट पोलर फॉर्म में, तो होता है r cos थीटा और प्लस का i sin थीटा, यही ना होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये थीटा जो लिखे ना बाबू ये आर्गुमेंटे रहता है, तो बस ये आर्गुमेंटवा का वैल्यू चेंज कर देना पड़ता है, जो 4 केस बन जाएगा आपका। देखिए चौथा केस की बोल रहा है, तो चौथा केस बोल रहा है कि अगर आपका x बड़ा रहे 0 से और y 0 से छोटा रहे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते जा रहा है, तो आप लोग को बताएं बाबू वहां आर्गुमेंट ऑफ थीटा क्या निकलता है, आर्गुमेंट तो माइनस का अल्फा के इक्वल निकलता है। इसका मतलब यहां जो है हम अल्फा पुट कर देंगे एंगल के जगह पर, थीटा के जगह पर, तो ये निकल गया मेरा क्या चाहिए पोलर फॉर्म इन फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आया? तो आप लोग को पोलर फॉर्म पता चल गया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, r cos थीटा प्लस का आई sin थीटा। और थीटा जो रहता है वो कुछ ही रहता है, तो रहता है आर्गुमेंट ऑफ z, और जो r लिखता है वो कुछ रहता है तो मॉडुलस ऑफ z। समझ में आया? अब चलिए इतना ताम जब समझ में आ गया तो इंप्लीमेंटेशन करते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे समझ में आएगा नहीं उतना बढ़िया से। तो आते का तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में देखो की कह रहा है कि राइट इन पोलर फॉर्म। अभी इस क्वेश्चन में क्या पोलर फॉर्म में लिखना है, और जब पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग को पता है कि r cos थीटा प्लस का sin थीटा होता है। और सोच रहा हमको सबसे पहले r निकालना होगा, तो r कैसे निकालते हैं, r इज इक्वल टू r निकालना है, पेनवाल का चेंज कर लेते हैं, r निकालेंगे। r कैसे निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ z निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ z, है ना। अब इसका मॉडुलस करेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट है कितना बाबू, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। रियल पार्ट कितना -3√3 रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 √2 का स्क्वायर 2, तो जगह 9 दूनी का 18, और अब प्लस का, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी 18 होगा, 18 क्या था 36, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा 6, मतलब r का वैल्यू निकल गया मेरा 6,
है ना। फिर क्या निकालते हैं, थीटा। थीटा मेरा क्या आता है, एंगल अल्फा। वो निकालने के लिए क्या करते हैं, तो वो निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं टेन अल्फा, है ना। टेन अल्फा या तो फिर अल्फा लिखिए, कुछ लिखिए अल्फा। अब अल्फा हम लोग को कैसे निकाले थे, अल्फा, तो अल्फा निकाले थे टेन इनवर्स या तो टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, कुछ लिखिए। अभी हम आप लोग को पहले बताएं, इसको अल्फा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं तो कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर हम टेन अल्फा भी लिखेंगे तो कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमें पीछे प्रूव करके दिखाएं बाबू, जैसे इस चीज को आप लोग ये आप ये भी लिख सकते हैं। फिर यहां अभी बताएं आप लोग को कि अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स होता है, इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, तो बता इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, √3√2, तो 3√2 डिवाइड बाय ये मॉड रहता है ना बाबू, क्योंकि ये नेगेटिव रहता नहीं कभी, ये आपका मॉड रहता है, डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, माइनस का 3√3, तो माइनस का 3√2, ये कैंसिल आउट हो गया बाबू, ये हो जाएगा माइनस का 1, लेकिन ससुर नहीं वो है मॉड, तो ये माइनस के खा जाएगा। और टेन इनवर्स 1 तो ये कितना होता है, π/4, तो ये निकल गया मेरा π/4, है ना। उसके बाद ये इतना ही निकला ना बाबू, ये तो अल्फा एंगल में निकाले एक्यूट एंगल। अब हमको क्या देखना पड़ता है कि ये लाई किस में कर रहा। अब ये पॉइंट हुआ बाबू, चूंकि दिस पॉइंट लाइज, अब देखो बाबू इस पॉइंट हुआ जो है सो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये जो आपका रियल पार्ट है वो आपका नेगेटिव है, रियल पार्ट एक्स एक्सिस को दिखाया है, और इमेजिनरी पार्ट है वो आपका पॉजिटिव है। तो रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट को दिखा रहा है। तो दिस पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में दिखा रहा है। इसलिए थीटा, जिसको आप आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं बच्चों लोग, वो किसके इक्वल होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस का अल्फा, है ना, पाई माइनस का अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू है कितना बाबू, यहां तो है पाई माइनस का π/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पाई माइनस का π/4, यहां अल्फा लिखा गया है, ये पाई माइनस का π/4 हो जाएगा, पाई माइनस का π/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 पाई में एक पाई जाएगा तो 3 π/4। अब ये 3 π/4 आया, मैं आ गया क्या, आर्गुमेंट ऑफ जोड़। अब जब बाबू आर्गुमेंट ऑफ जोड़ आ गया तो पोलर फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, तो पोलर फॉर्म होता है r cos थीटा। r के वैल्यू पता है क्या, 6 cos थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है 3 π/4, और प्लस का sin थीटा, और थीटा का वैल्यू है 3 π/4। ये निकल गया मेरा क्या चीज, पोलर फॉर्म में। अब ये क्वेश्चन में है तो ये क्वेश्चन में खुद ही साफ कीजिएगा, है ना बच्चा लोग, सब हम ही कर देंगे। पोलर फॉर्म में कैसे निकालना पता चल गया, मिला जुला के इसमें आर्गुमेंट निकला, मॉड ऑफ जेड तो आप लोग बखूबी जानते निकालने के लिए। पोलर फॉर्म होता है r cos थीटा प्लस काय sin थीटा, r भी पता चल गया, cos थीटा भी पता चल गया, i sin थीटा भी पता चल गया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, आप ऐसा नहीं तेज नहीं बनिएगा कि इसको सॉल्व करने लगे, इसको सॉल्व नहीं करना, पोलर फॉर्म में मतलब इतने ही करके छोड़ देना है। समझ में आ गया, चलिए जब ये समझ में आ गया तो एक लास्ट इक्विलिब्रियम फॉर्म भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो इक्विलिब्रियम फॉर्म क्या कहता है, फटाफट पढ़ते हैं। देखिए इक्विलिब्रियम फॉर्म में आपको दो फार्मूला याद रखना पड़ेगा, कोची कि e के पावर i थीटा जो है cos थीटा प्लस का i sin थीटा के इक्वल होता है। उसी तरह e के पावर माइनस i थीटा रहा तो cos थीटा माइनस i sin थीटा के इक्वल रहेगा। z भी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ z r के इक्वल है, आर्गुमेंट ऑफ z जो है थीटा के इक्वल है। तो देन इन पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस का i sin थीटा। तो पोलर फॉर्म में जो लिखते बाबू z इज इक्वल तो r cos थीटा प्लस काय sin थीटा, ये पोलर फॉर्म में है। अब इसको हम इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिखे बाबू तो कुछ नहीं करना, r क्या रहेगा और e के पावर i थीटा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी तुरंत पढ़ा ना बच्चा वालों के e के पावर i थीटा जो है सो किसके इक्वल होता है, cos थीटा प्लस काय sin थीटा, मतलब इस चीज को हटा के हम लिख दिए e के पावर i थीटा। समझ में आया, चलिए जब ये समझ में आ गया तो आज क्वेश्चन करते हैं तो और मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन में की कर रहा है, एक्सप्रेस इन इक्विलिब्रियम फॉर्म। अभी इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम फॉर्म में हमको दिखाना है। अब हम लोग क्या इक्विलिब्रियम फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, e के पावर i थीटा, e के पावर i थीटा ये दिखाता है r इंटू e के पावर i थीटा। अब यहां से हमको r निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा। अब r निकालते हैं, r कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ z लिखा था r, मतलब r निकला गया √2, है ना। अब थीटा निकालते हैं, थीटा क्या लिखा था, तो थीटा लिखा था मेरा आर्गुमेंट ऑफ z, और वो निकालने के लिए पहले हमको अल्फा निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं tan अल्फा, वही आपको बता रहे थे पीछे। tan अल्फा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 1 है और रियल पार्ट ऑफ z 1 है, इसका मॉडुलस लेते हैं। अब ये tan थीटा ये 1 के इक्वल हो गया, जब tan अल्फा है बाबू ये 1 के इक्वल हो गया तो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, π/4 के इक्वल। इसको हम इधर लेके गए तो ये बन गया tan इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं था, वही चीज वो पहले बता रहे थे। तो अल्फा
जो आ गया पाई बाय 4। अब देखो बाबू, चूंकि हल्का अंग्रेजी हमें लिख देना है कि दिस पॉइंट आप लोग को करके दिखा रहे हैं, दिस पॉइंट लाइज इन। अब देखो बाबू, यहां दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में बनता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो दिस पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए थीटा जिसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फा के इक्वल। और अल्फा है कितना? तो पाई बाय 4। अब बाबू ये पाई बाय 4 निकल गया। अब बता बाबू, हम लोग जो है सो इसको इक्विलिब्रियम फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे इक्विलिब्रियम फॉर्म में क्या लिखाता है बच्चा लोग? तो लिखाता है आर ई के पावर आई थीटा, यानी लिखाता है तो आर लिखा गया, आर का वैल्यू निकाल लिया हम लोग, क्या निकाले? √2, तो √2 कर दिए, और ई के पावर आई और थीटा क्या निकाले बाबू लोग? तो थीटा निकाले पाई बाय 4, तो यहां लिख दिए पाई बाय 4। ये निकल गया मेरा क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम फॉर्म में। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं है बाबू लोग। अब क्वेश्चन में आपका किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो आज तो हम लोग जान लिए इसका कंसेप्ट। ये क्वेश्चन में भी आप लोग HW में करके आइएगा, समझ में आया? एक अपने लिए रखे थे, एक आपके लिए भी रखे थे, है कि नहीं? मिलजुल के पढ़ेंगे। अब देखिए, आज जो है सो हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। आप लोग से पूरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखिएगा और कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन धड़धड़ेले बनेगा। अब नेक्स्ट डे कुछ और कंसेप्ट रखेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन आया गया एग्जाम में। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।